हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नसीहत और सलाह देने की कोशिश की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा ऐतराज है। उनके द्वारा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने नेताओं पर बयानबाजी के लिए अंकुश लगाएं, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसी किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है और उस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा जिस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज नहीं, जिसके राष्ट्रीय नेता देश विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं, उसका मुख्यमंत्री सलाह दे तो इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी आलोचना करती है और इसे कभी सहन नहीं करेगी। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर इस विषय पर कुछ करना चाहते हैं तो अपने राष्ट्रीय नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को सुझाव दें, उनको सलाह दें कि कहाँ कौन सा बयान देना है। विदेशों में जाकर देश विरोधी बयानबाजी करना, देश के बारे में विवादित बयान देना, ये उनके राष्ट्रीय नेता की आदत बन गई है, जिससे पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इसलिए जब वो इस तरह के राष्ट्र विरोधी बयान और यहाँ तक कि आरक्षण को खत्म करने की बात विदेश में, वो भी विशेषकर अमेरिका में जाकर कहेंगे, तो उस पर टिप्पणियां आना स्वाभाविक है। इसलिए मैं कांग्रेसी नेताओं से कहना चाहता हूं, आलोचना सहना सीखें और उन आलोचनाओं को सहकर अपने में सुधार करें, अपना आत्मचिंतन करें और उसमें सुधार करके अगर वो दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम देश की प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचाए। ये मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कोई 23,000 करोड़ का आंकड़ा दे दिया कि वो हमारा हिस्सा बनता है जो दिया। मैं उनके इस बयान को निराधार मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ ना कोई अन्याय किया, ना भेदभाव किया। कांग्रेस की प्रदेश की इस सरकार के कार्यकाल में भी इनके अनुमान से कहीं ज्यादा धनराशि हिमाचल प्रदेश को दी है। मैं आंकड़ों सहित बताना चाहता हूं, 2023-24 के प्रदेश के बजट में जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है, वो प्रदेश के बजट में अनुमानित 8,478 करोड़ थी। प्रदेश सरकार को अनुमान था कि केंद्रीय करों में हमें 8,478 करोड़ मिलेंगे, जबकि केंद्र सरकार ने 9,167 करोड़ 23 लाख रुपए इनके अनुमान से कहीं ज्यादा दिए। उसी तरह से 2024-25 के बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार का जो अनुमान था, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की अनुमानित राशि थी, वो 10,124 करोड़ थी, जबकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में
प्रदेश को केंद्रीय करों में 10,351 करोड़ 86 लाख रुपए हिस्सेदारी के रूप में दी। इसी तरह से अगर आप केंद्रीय सहायता व अनुदान की बात करेंगे तो भी 2023-24 में 13,049 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13,287 करोड़ रुपए इस मद के अंतर्गत प्रदेश सरकार को मिले हैं। तो मैं समझता हूं ये हिमाचल प्रदेश के आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी है उसका जो दोष देने का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, वो गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश की। अब अगर इसका टोटल करेंगे केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्रीय अनुदान व सहायता, तो कुल मिलाकर इन 2 वर्षों में 45,852 करोड़ रुपए। सही ये है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही फजूल खर्ची और आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा है, परंतु वो इसको छिपाने की बजाय कभी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देते हैं और कभी केंद्र सरकार को दोष देते हैं। पिछले दिनों से प्रदेश में एक जन आंदोलन चला है, सामाजिक आंदोलन चला है, और उस आंदोलन की स्थिति से निपटने के लिए 13 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक स्टेटमेंट भी इशू की थी, प्रेस वार्ता भी की थी, और उसमें जो राय बनी थी वो यही थी कि जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी पहचान और चरित्र प्रमाण, आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, और वो कैसे यहाँ रोजी रोटी करेंगे उस पर कोई ठोस नीति बने। इसके लिए उन्होंने कहा था मैं आज ही विधानसभा अध्यक्ष से बात करूंगा, आज ही दोनों दलों के विधायकों की संयुक्त कमेटी बनेगी और जल्दी ही ठोस नीति बनेगी। 1 सप्ताह बीतने को आ गया, परंतु अभी तक कमेटी भी गठित नहीं हुई, जिससे लगता है कि ना ये सरकार ना मुख्यमंत्री प्रदेश के इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर गंभीर। हमने उस दिन भी कहा था, हमारा ये मानना है कि जो प्रदेश के मूल निवासी हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय के, वो भाईचारे के साथ रहते हैं, वो प्रदेश में शांति और सौहार्द चाहते हैं, परंतु रोटी रोजी कमाने के नाम पर जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, उनके आने पर ना उनकी पहचान होती है, ना उनके चरित्र प्रमाण लिए जाते हैं, और ना उनकी रोटी रोजी कमाने के लिए कहाँ उन्होंने जाना है, कहाँ उन्होंने बैठना है, कहाँ उनकी रेहड़ी होगी, कहाँ उनकी फेरी होगी, कहाँ वो फेरी लगाएंगे, इस पर कोई प्रदेश सरकार की नीति ना होने के कारण जो है ये स्थिति यहाँ तक पहुंची है। और दूसरा, वो लोग रोटी रोजी कमाकर रात को उन भवनों में रह रहे हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध ढंग से मस्जिदों के नाम पर बने हैं, उनमें रहकर असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण समाज में तनाव पैदा होता है, जिसके कारण समाज को आंदोलन करने की स्थिति में आना पड़ा। इसलिए हमने कहा था ऐसे भवनों को सील करो, सरकार अपने नियंत्रण में ले, और साथ में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई ठोस नीति बने। पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक के बाद एक भी कदम नहीं उठाया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की कड़ी आलोचना करती है और मानती है कि वामपंथी दलों की तरह शायद कांग्रेस पार्टी भी ऐसे प्रवासी लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है।